प्यार मांगा है तुम्हीं से, मुझे प्यार करो। आज अभी जिद मानो मेरी, ना इनकार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ के लिए, क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है, तैराकी इसके द्वारा संभव है। स्विमिंग इज पॉसिबल बाई। ऑप्शन में दिया हुआ है गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गति का प्रथम नियम। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। सब के सब क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो बताना है जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो गति के तृतीय नियम पर जो तैराकी है वो संभव है ना। तो गति के तृतीय नियम पे ही तैराकी जो है, तैरना, ये संभव है। और गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि भाई प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भाई रॉकेट, है ना, रॉकेट ये गति के किस नियम पर आधारित है। बता सकते हो आप लोग, रॉकेट गति के किस नियम पर आधारित है। जल्दी से, रॉकेट गति के किस नियम पर आधारित है, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, तो ये भी गति के तृतीय नियम पर आधारित है। समझ में आया। हाँ, हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से और पूछूं कि भाई गति का नियम किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। तो बताओ तो, गति का नियम किसने दिया, गति का नियम किसने दिया जी। वेरी गुड, किसने। हाँ सही है, न्यूटन ने, है ना, न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर के कोर पर परत चढ़ी होती है जिससे कि इसका भार कम हो सके, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास घट जाए, यह सच और मजबूत बन जाए, या द्वितीयक वोल्टता में वृद्धि हो। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ये भी आपके पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर पर जो परत चढ़ाई जाती है उससे होता क्या है कि भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास जो है वो घट जाती है ना। अब देखिए, तो ये आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए बात आई है ट्रांसफार्मर की, तो यहां से प्रश्न ये बन जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बता सकते हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है जी। वेरी गुड, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण, है ना, अन्योन्य प्रेरण पे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। अब देखिए क्वेश्चन और बन जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है, तो ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर कौन सी देखिए लिखना है, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है।
हाँ, तो ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती लिख लेना यहाँ से, प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट कहते हैं, एसी बोलते हो ना, अल्टरनेटिव करंट। तो एसी पे ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्रोड बनी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? बताइएगा। देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड बताना है आपको। जो ट्रांसफार्मर है की क्रोड बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? बता सकते हैं आप लोग? ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील लिख लेना, स्टील की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है 1 मीटर व्यास का एक पहिया 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है। इसकी परिधि पर एक बिंदु का रेखिक वेग है, यानी इसका रेखिक वेग आप लोगों से पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। काफ़ी बच्चे न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैं प्रत्येक न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है A wheel of 1 meter diameter rotates 30 in a minute. The linear velocity of a point on its circumference, है ना। यानी देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि भैया 1 मीटर व्यास का एक पहिया है, समझ में आया। तो व्यास कहने का मतलब डायमीटर जो है, डायमीटर क्या होता है? 2r, समझ में आया। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है पहिया का, कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। और एक पहिया है, पहिया तो आपका इसी शेप का होगा ना, हाँ। और इसका डायमीटर अगर मैं पूछूं क्या होगा तो आप लोग यही कहिएगा ना, यही डायमीटर है जो कि दिया हुआ है 2r बराबर 1। यानी डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, और ये दिया हुआ है कितना? 1 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ से r बराबर निकाल सकते हो ना, 1/2, यानी r बराबर आपका क्या आ गया? 0.5 मीटर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब पूछा क्या गया है कि भैया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 30 चक्कर लगाता है। तो इसकी परिधि पर एक बिंदु का रेखिक वेग है। अब देखो ये क्या है? वृत्त शेप का है। अब परिधि के बारे में पूछा है, तो वृत्त का परिधि, यानी परिधि का मतलब ये पूरा है ना, इसी को परिधि बोलते हैं ना। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? बताओ कितना होता है, बताइए मुझे। वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा जी? वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr होता है ना, हाँ 2πr होता है। अब देखो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी परिधि पर एक बिंदु का रेखिक वेग क्या है। तो वेग यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेग बराबर दूरी बटा समय। अब देखो दूरी क्या है? यही दूरी होगा ना, यानी जो परिधि है यही दूरी होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 पाई लिख देना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में आंसर जो है वो पाई में ही है ना। और r का वैल्यू देखो 2πr होता है ना, तो r हम लोगों ने कितना निकाला है? 0.5 निकाला है। तो यहाँ से गुना में 0.5 कर दोगे, समझ में आया। और अपॉन में टाइम कितना है? देखिए टाइम जो बोल रहा है 1 मिनट, 1 मिनट है, मिनट 1 मिनट है ना। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, तो आपको 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड के बराबर होता है? बताइए, 60 सेकंड के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे 60 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अब पॉइंट को हटा दोगे तो भाई बटा में 10 तो आ ही जाएगा। अब इतने को सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी आई। तो देखिए सॉल्व कीजिए, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए इतने को। तो देखिए इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई बटा 60 आ जाएगा ना। तो वेलोसिटी बराबर क्या आ गया? पाई बटा 60, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चक्कर लगाता है, तो इसका स्पीड कितना होता है? पाई बटा 60, ठीक है। अब पूछा क्या गया आपसे कि पूछा गया है कि भाई 30 चक्कर लगाने में वो
उसका वेलोसिटी है वो कितना होगा। तो देखिए एक चक्कर लगाता है, कितने की स्पीड से लगाता है, π/60। तो ये 30 चक्कर जब लगाएगा, समझ में आ रहा है ना, 30 चक्कर लगाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, यानी इसका जो वेग होगा, वेलोसिटी, वो क्या होगी। तो क्या करना है, गुना में 30 कर देना है। समझ में आया, क्योंकि 30 चक्कर का पूछा है ना। तो देखो यहाँ पर भी 30 कर सकते थे, तो यहाँ पे 30 करोगे तो यहाँ पर भी 30 करोगे ना। तो देखिए क्या आ गया, π/2, और मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में कर देना। तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन डी, π/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। देखो ध्यान से समझना, हम लोगों ने निकाला था एक चक्कर का, एक चक्कर जो है वो लगाता है, किस स्पीड से लगाता है, π/60 से, ठीक है। और पूछा क्या गया है कि भाई 30 चक्कर लगाना है, समझ में आया, 30 चक्कर लगाना है उसको। तो 30 चक्कर लगाएगा तो आप ही बताओ ना वो किस स्पीड से लगाएगा। तो ये π/60 और गुना में 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो π/2 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है। यहाँ पे परम शून्य ताप कर लो, परम शून्य ताप का मान, ठीक है, कितना है यही पूछा गया है, ठीक है। तो परम शून्य ताप का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है यही पूछा गया है। यानी देखो इंग्लिश में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, यानी यहाँ पे कर लेना है एब्सोल्यूट, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है F बराबर 9/5 इंटू में C प्लस में 32 डिग्री, यानी ये फॉर्मूला जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सेल्सियस का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब आपको एक चीज़ मालूम होगा कि भाई परम शून्य ताप का मान क्या होता है सेल्सियस पैमाने पर। तो ये याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो बताओ तो सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, पहले ये बताओ तभी क्वेश्चन बन पाएगा। सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो ये होता है, याद रखना, -273 डिग्री सेल्सियस। बस इतना याद है तभी बन पाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सेल्सियस पैमाने पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, तो ये -273 डिग्री सी होता है। इतना हो गया। हाँ तो बस अब यहाँ पे आपको रख देना है, यानी 9/5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, गुना में -273 डिग्री हो जाएगा और प्लस में 32 डिग्री। इतने को सॉल्व कर दो, इतने को सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में, पता चल जाएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है। तो करो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। जितने भी बच्चे अभी लाइव क्लास को देख रहे हैं, है ना, तो सभी बच्चे लास्ट में क्लास ओवर हो जाने के बाद इतने को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आप लोग का आंसर कितना आया। ओके, हाँ चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल है, यानी द स्पीड ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम। बताइए कितनी होगी, 1120 मीटर पर सेकेंड होगी, या फिर 1,86,000 मीटर पर सेकेंड होगी, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पर इसको कर देना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, या फिर आपका 1120 फीट होगी। बताइए तो क्या आंसर होगा। निर्वात में ऊष्मा की जो निर्वात में जो ऊष्मा विकिरण की चाल होगी वो कितनी होगी। वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो निर्वात में ऊष्मा विकिरण की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बता सकते हो आप लोग।
निर्वात में प्रकाश की चाल, बताइए तो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल्दी से बताना है सभी बच्चों को। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जी? वेरी गुड, 3 × 10⁻ यही होता है, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यही होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है। हाँ, गुड। अगर आपसे पूछे निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, बताओ तो। ये मैंने बता रखा है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, बताओ। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये भी मैंने बता रखा है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, बताया था ना। हाँ, और देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भाई ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है, यानी इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। बताओ, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है, बताइए। ध्वनि का संचरण जो है किस माध्यम में नहीं होता है? वेरी गुड, निर्वात में, है ना। इन वैक्यूम साउंड कांट ट्रेवल, है ना। हाँ, और आपको बताना है कि जो ध्वनि का संचरण जो है किस माध्यम में सबसे तेजी से होता है। हाँ, बताइए तो, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज होता है? हाँ, ठोस में, सॉलिड में, बताया था ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, वही क्वेश्चन है कि भाई ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे अधिक यात्रा करती है या फिर गमन करती है, तो किस में? सॉलिड हो जाएगा आपका, ठोस, है ना, ठोस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है, एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी आपसे पूछा है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या, जिसको n से डिनोट कर दिया मैंने, तो ये n बराबर होता है 360 बटा में θ-1। बस इतना फॉर्मूला याद है तो आप लोग निकाल सकते हो कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। बनाइए तो, बनाइए, सभी बच्चे बनाएंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाए, n बराबर 360 बटा में θ-1। सभी बच्चे बनाओ तो कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए 360, थीटा की जगह क्या कर देना है, 90 डिग्री रख देना है ना, और -1। तो देखो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। तो आप ही बताओ प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आई। वेरी गुड, कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ में आया। तो जब भी आपसे पूछे कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है। चलिए बताइए तो, प्राथमिक रंग जो है कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है बैगनी, नीला हरा, लाल पीला हरा, लाल हरा नीला, बैगनी पीला लाल। जल्दी से बताइए तो, प्राइमरी कलर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हो जाएंगे। वेरी गुड। तो यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है देन आप लोग सही हो, ठीक है। तो लाल हरा नीला रंग को क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैसों में इस प्रकार बदलता है। यानी आपको बताना है द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वेरीज करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मतलब किस तरह का इनके बीच का रिलेशन है आपको बताना है। यानी सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होगा वो किस में होगा, फिर उससे कम किस में होगा, और फिर सबसे कम किस में होगा। ध्वनि का वेग बताना है आपको। चलिए बताइए तो, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा
ध्वनि का वेग किस में होता है? ठोस अवस्था में होता है। फिर उससे कम किस में होगा? द्रव अवस्था में होता है। फिर सबसे कम किस में होता है? गैस अवस्था में होता है। और फिर किस में ध्वनि की चाल होती ही नहीं है, यानी किस माध्यम में ध्वनि संचरण नहीं करती है ना? इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, अभी बताया था ना। तो किस में? निर्वात में। समझ में आया? यानी निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है ना। हाँ, निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड होती है, अभी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझना होगा तो ऐसे समझो, मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, वस्तु है, सॉलिड वस्तु है। अब इसमें ये सॉलिड वस्तु जो है ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो ये सॉलिड है। अब इसी तरह मान लेते हैं ये कोई लिक्विड वाली वस्तु है। ठीक है, तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, लेकिन ये सॉलिड की कंपेयर में थोड़ा कम होगी, है ना। यानी देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है, पार्टिकल्स की संख्या होती है, वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा टकराएंगे और उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे? साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है? सॉलिड में है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण किस में होगा? सॉलिड में ही होगा, है ना। फिर उससे कम किस में होगा? लिक्विड में होगा। फिर सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है, तो सॉलिड में ध्वनि का संचरण ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। समझ में आया? तो सॉलिड में ज़्यादा होता है ना लिक्विड के कंपेयर में, और फिर लिक्विड में ज़्यादा होता है गैस के कंपेयर में। तो ये रिलेशन जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है प्रतिध्वनि इसके कारण सुनाई देती है। आपको बताना है ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, या ध्वनि तरंगों का अपवर्तन के कारण, अनुनाद, या फिर ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण के कारण। बताइए तो, यानी जो आपका इको है वो किसके कारण सुनाई देती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मैंने कोई आदमी बनाया, ठीक है। ओहो, ये तो जानवर बन गया ना। ठीक है, आप लोग मान लीजिए कोई आदमी ही है, ठीक है। और ये कोई मान लेते हैं पहाड़ी है, या फिर दीवार भी मान सकते हो आप लोग, दीवार ही मानिए, वाल। ठीक है, तो देखिए जब ये बोलेगा, जब ये कुछ भी बोलेगा तो ध्वनि अपने स्रोत से चलकर इस दीवार से टकराएगी और पुनः परावर्तित हो जाएगी और बाद में इसको सुनाई देगी। वही होता है प्रतिध्वनि। समझ में आया? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ये जब बोलेगा तो ध्वनि जो है अपने स्रोत से चलेगी, फिर दीवारी या पहाड़ी, यहाँ पे जो भी कुछ होगा उससे टकराएगी और पुनः परावर्तित हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बाद में इसको सुनाई देगी। वही हमारी क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है। अब आप ही बताओ, इस प्रतिध्वनि का सुनाई देने का कारण क्या होता है? तो बताना है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होगा, या ध्वनि तरंगों का अपवर्तन होगा, या अनुनाद होगा, या फिर ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण होगा। अभी मैं बताया था ना। हाँ, तो क्या होगा? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। समझ में आया? तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा, यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। तो आपको बताना है रॉकेट ईंधन का उदाहरण इन चारों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन है H2O2, N2O4, HNO3 या हाइड्रोजन। जल्दी से बताइएगा इन चारों में से कौन सा एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो रॉकेट ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, हाँ, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है N2H4 होता है। ये क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा N2H4 होगा। अब देखिए इसका प्रयोग जो है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, तो ये एक रॉकेट ईंधन का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप
मान लीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं बट उनका बेसिक ठीक नहीं है। तो यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो हमारे पेड कोर्स को लेकर, तो आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कांटेक्ट है, नंबर है 8809802288। तो आप लोग इस कांटेक्ट नंबर पे हमको कांटेक्ट करके पेड कोर्स भी लेकर आराम से जो है आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है ना, हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।